आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर पर एहतजाज और हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हर रोज एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में मर्द और खवातीन मुसलसल 16 दिनों से धरने पर हैं। जामिया मिल्लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे तालीमी इदारों में एहतजाज का दौर भी नहीं थम रहा है। तो वहीं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में तकरीबन हर रोज एहतजाज हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मरकजी सरकार ने भी कमर कस ली है और शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए रैलियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों में बेदारी लाने की पहल की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा। लगातार इस इशू पर अब सियासत बढ़ रही है। हर रोज अब इस इशू को लेकर अपोजिशन और सरकार के दरमियान सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। आज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस इशू को लेकर मरकजी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि बाद में योगी सरकार की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया। क्या कुछ बयानबाजी हुई है, सबसे पहले वही हम आपको सुनवाई देते हैं। जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से यह भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं। विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि एनआरसी उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देगी। ये हो या एनआरसी हो, एक बात बहुत साफ है, झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं ढका जा सकता। कुछ लोग जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश में गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समाज के वर्ग को में भय और भ्रांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर न सवाल है, न प्रश्न चिन्ह है और न उसे ख़त्म होने का कोई डर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सोनिया जी और आज भी वो अपील करने से ज़्यादा जो है वो लोगों को पीस की अपील के बजाय वो प्रवोक करने वाली अपील करती रही। तो इसलिए जो है वो हमें सबको जो है एकजुट होकर के एक मजबूती के साथ जो हमारे भाईचारा है, सौहार्द है, उसके ताने बाने को मजबूत करना है। तो सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है मरकजी सरकार की तरफ से, या जितनी बीजेपी की सरकारें हैं उसकी तरफ से एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एतमाद में लोगों को नहीं ले पा रही है मरकजी सरकार। और फिर वही सवाल उठ रहा है कि आखिर अब इस मसले का हल निकलेगा कैसे। लगातार इस पर एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जामिया मिल्लिया के आसपास जो इलाके हैं वहां पर लगातार मर्द और खवातीन एहतजाज पर डटे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस हंगामे और एहतजाज से क्या हमारे समाज पर मनफी असरात मुरत्तब नहीं हो रहे हैं? इस इशू पर हो रही सियासत से भी आवाम क्या परेशान नहीं है? सवाल यही है कि अहम और हसास मामले पर एतबार का आखिर रास्ता कहां से निकलेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ फहद अहमद हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, TISS यूनियन के मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, अफजल अब्बास साहब जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, और इनके अलावा संजय सर्राफ साहब स्पोक्सपर्सन हैं, तर्जुमान हैं LJP के। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और रजा रिजवी साहब भी मुझे दिख रहे हैं।
रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं फहद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि CAA, NRC और उसके बाद NPR, लगातार इस पर आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट और मुजाहरे किए जा रहे हैं। हमने देखा कि पहले मुंबई में और उसके अलावा मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में आप लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर कब यह सिलसिला थमेगा, कब फहद? हाँ, आपने बोला कि सिलसिला थमेगा कब जी, तो मैं आपको बताता हूँ ये सिलसिला तब थमेगा जब इस देश के संविधान की आत्मा को करंट मौजूदा सरकार झकझोरना बंद करेगी। ये सिलसिला तब थमेगा जब हमारी सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि जिस बुनियाद पर इस देश मतलब जिन आइडियाज पर इस देश की बुनियाद रखी गई थी, सेकुलरिज्म, जिस आइडिया पर, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया पर इस देश की बुनियाद रखी गई थी, जब ये पूरा होगा, जब आज की मौजूदा सरकार भारत तोड़ो की जगह भारत जोड़ो का नारा देगी, तब ये सिलसिला रुकेगा। मैं आपको बता दूं, आज हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम जो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मुंबई में मीटिंग थी। मैं अभी बस वहां से मीटिंग खत्म करके आ रहा हूं। हमने साफ साफ बोला है, हमारी 3 डिमांड्स हैं। आपको CAA वापस लेना होगा, नेशन वाइड NRC को रोकना पड़ेगा, और सबसे अहम बात, क्योंकि आंखों में जो मिर्च झोंककर NPR का प्रोसेस शुरू किया गया है और ये बोल रहे हैं कि ये जो NPR का प्रोसेस है इससे NRC से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ था कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो ये जो NPR का प्रोसेस तब तक नहीं रुकेंगे, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और मैं आपको एक पूरी बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सारी देश की जनता को, आप लोग ये समझिए, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है। जिन लोगों को धर्म के नाम पर मुल्क चाहिए था, वो और जगह बिल्कुल फहद, आप तक मेरी आवाज आ रही थी। खैर, मेरे ख्याल से आपका जवाब भी पूरा हो चुका है। इस बीच मेरे साथ दिनेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं। दिनेश सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। नहीं रोकेगी जो हम लोग इस देश को जोड़ने का नारा दे रहे हैं। ठीक है, आज हमने इस बात का नारा दिया है कि अब हम भारत जोड़ो आंदोलन का शुरू करेंगे। जिन लोगों ने भी भारत को तोड़ा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अब हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। ये देश गांधी का देश है, ये देश ठीक है। फहद, मेरे ख्याल से जवाब पूरा हो गया। जोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहां से करेंगे। ठीक है। मैं दिनेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, हमारे साथ फहद जुड़े हुए हैं जो कि TISS के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी मुंबई में रह चुके हैं और लगातार CAA और इसके अलावा NRC और NPR के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज ये लोग कर रहे हैं। और इनका कहना यही है कि जब तक इस प्रोसेस को रोका नहीं जाता है तब तक इनका एहतजाज और इनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। दिनेश सिंह जी, असल में दिक्कत क्या हो रहा है जी कि प्रोसेस को तब रोका जाए जब प्रोसेस में कोई कमी हो। जब प्रोसेस में कोई कमी ही नहीं है तो प्रोसेस क्यों रोका जाए? सिर्फ इनके कह देने से प्रोसेस को रोका जाएगा? आप बताइएगा। तो आप कह रहे हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद है उसके खिलाफ है। आप देश के सारे लोगों को मूर्ख समझते हैं, आप लोकसभा के सदस्यों को आप मूर्ख समझते हैं, आप राज्यसभा के सदस्यों को आप मूर्ख सकते हैं। ये चर्चा होकर लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल पर विस्तृत चर्चा हुई है। चर्चा के बाद उस पर वोटिंग हुई है। वोटिंग होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास गया है, फिर इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। आपके आंदोलन करने से नहीं, दिक्कत उनसे नहीं, दिक्कत के लगाई जैसे लोगों से है। देखिए, आप अगर किसी चीज को समझ नहीं रहे हैं पर हमला तब आप विरोध कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। जरा बार-बार इस बात को बोलते हैं, जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, जरा आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। दोबारा से आ रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। फहद, मैं सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं। किसने आपको रोका है? फहद, घंटे पर चर्चा मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं। जितने पैनलिस्ट हैं सबको मैं जल्दी से जोड़ लेता हूं। उसके बाद मैं आ रहा हूं। इस पर आपका रिएक्शन भी लूंगा। जी दिनेश जी, जल्दी से बात कर मैं सिर्फ कह रहा हूं, एक लाइन कह के अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी कह रहे थे कि हम देश को, फैज जी ने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा हम जाति के नाम पर देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं जाएंगे, हम धर्म के नाम पर। अरे अब तक फैज जी आप सोते रहे, अब तक तो देश में यही हुआ। देश के 2 टुकड़े हो गए, वो किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। इस देश में
सात दस्तों का लोगों ने शासन किया किसके नाम पर? भाई को भाई से लड़ाकर जाति के नाम पर। पहली बार एक सरकार आई है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अफसोस यह है कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग कुछ लोगों पर इस तरह से बरगलाकर सड़कों पर उतारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब, ठीक है, मैं दिनेश जी दोबारा से आप आग में घी डालने का काम कर। ठीक है दिनेश जी, मैं दोबारा आ रहा हूं और इस पर फाद आपका रिएक्शन भी मैं लूंगा, लेकिन मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है, बात जो नहीं बन रही है, लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरह से फहद ने अपना वर्जन रखा और दूसरी तरफ दिनेश सिंह ने अपना वर्जन रखा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। अफजल अब्बास साहब, देखिए अबुरा साहब, मैं ये इस इशू पे मैं समझता हूं दूसरी या तीसरी बार आपकी डिबेट पे मैं शामिल हुआ हूं। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन तो है। और कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के बयानात पे और गृह मंत्री जी के बयानात दोनों अलग अलग हैं, दोनों तालमेल नहीं खाते। अगर ये दोनों की बात एक होती तो मैं समझता हूं कि कंफ्यूजन ही होता। दूसरी बात, जहां तक सीएबी का सवाल है, जो एक्ट बन गया उसमें हमारी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन दिया, मैं पार्टी का स्टैंड था। जहां तक एनआरसी की बात आप कर रहे हैं, संभव नहीं है कि बिना स्टेट के कंसर्न लिए हुए कंसेंट से आप एनआरसी लागू कर ले। बड़ा एक समस्या, मतलब बहुत एक विकराल समस्या पैदा हो जाएगा। हम जो लोग, आप ये सोचिए, जो लोग एनडीए में नहीं थे उन लोगों ने भी सीएबी का समर्थन किया था, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे और लोग भी हो। लेकिन जब एनआरसी की बात आती है तो वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तशवीश में देश मुब्तला है। मैं तो आपके चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान मैं आपके प्रदेश के वजीर आजम और अमित शाह जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मसले का हल करने के लिए एक बैठक बुलानी चाहिए, ताकि अवाम में जो एक खौफ पैदा हुआ उसको निकालने की कोशिश की जाए। ये अच्छी बात नहीं जो एहतजाज पूरे देश स्तर पे हो रहा है, कहीं ना कहीं देश को इससे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्हें, इकोनॉमी पे असर पड़ा, लोग रोजगार नहीं जा रहे, बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है, और कहीं उसका नाजायज ये फायदा हो रहा है कि मैं, दिनेश जी मेरे मित्र हैं, मैं इनकी कदर कर रहा हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस एहतजाज के चक्कर में कई ऐसे धर्म गुरुओं की भी पिटाई ऐसी हुई है। अभी आपके चैनल से आने से पहले मैं देख रहा हूं कि जिनको अवार्ड मिला हो उनकी हड्डियां पसी तोड़ दी गई आपके मुजफ्फरनगर में। तो पुलिस जो बर्बरियत करी, ये भी कहीं ना कहीं एक एहतजाज का कारण बन रहा है। इसलिए संजय सर्राफ साहब, क्या आप भी यही चीज मानते हैं जो बात अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी इस पर आवाज उठी। चिराग पासवान जी ने कहा कि इस पर एनडीए की जितनी अलायंस पार्टियां हैं सबकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए पीएम को, और इस पर जो उनका वर्जन है, जो कंफ्यूजन है, उसे क्लियर किया जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इसमें कंफ्यूजन है? सर क्या संजय सर्राफ साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, संजय सर्राफ साहब मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मैं उनके पास दोबारा से जाऊंगा। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बातें पैनलिस्ट ने अभी तक कही, चाहे दिनेश सिंह साहब ने जो बात कही है, फहद ने जो बात कही है, अफजल अब्बास साहब ने जो बात कही, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो लगातार इस पर आवाज बुलंद की जा रही है, लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं है? अगर इस पर काम किया जाए तो शायद मसले का कुछ हल निकल आए। देखिए अबू हुरैरा भाई, कंफ्यूजन कहीं नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अभी फहद भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि साहब इसको वापस लेना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। तो मैं इनसे पूछना ही चाहता हूं कि जो हिंदू शरणार्थी यहाँ आ गए हैं, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सताए गए, बेचारे परेशान किए गए, वो आकर के हिंदुस्तान में शरणार्थी की हैसियत से रह रहे थे, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रही है तो क्या वो हिंदू भाइयों के खिलाफ हैं?
कुछ मुस्लिम भाइयों को भी सिटीजन मिली है कम से कम 500 से ऊपर, तो क्या उनके सिटीजनशिप के वो खिलाफ हैं फहद साहब? नहीं होना चाहिए, इसलिए चाहते हैं कि सीए जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वापस होना चाहिए। ये कंफ्यूजन आप अबू भाई ये क्रिएट किया जा रहा है, और क्यों क्रिएट किया जा रहा है? वो खाली ये मुसलमानों में क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए क्रिएट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है मुसलमानों को कि देखो 370-35 से तुम लोग दब गए, देखो राम मंदिर आया तुम लोग दब गए। राम मंदिर में तो मुसलमान कह के आ रहा था कि साहब जो जजमेंट होगा उसका हम जो है स्वागत करेंगे। 370 और 35 से मैं भी जम्मू होकर के आया हूं, श्रीनगर नहीं जा पाया ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम, फ्लाइट नहीं जा पाई। जम्मू के अंदर जिससे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, प्रेस के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा 3-4 दिन जो है वो हमें इंटरनेट नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने अखबार को बराबर छापा और यहाँ हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हैं। तो दिक्कत यह है कि मुसलमानों को वर्गलाया गया, उन लोगों को जो है गलत फहमी बता, ठीक है रज़ा रिजवी साहब, ठीक है, मैं दोबारा से आता हूं। इस बीच मेरे साथ सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सलमान निजामी साहब, उससे पहले संजय सर्राफ साहब शायद मेरे साथ जुड़ गए, उनको आवाज में नहीं आ रही। संजय सर्राफ साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी संजय सर्राफ साहब, जो सवाल मैंने अफजल अब्बास साहब से किया था या दूसरे पैनलिस्ट से जो मैंने किया कि क्या वाकई में आपको लगता है कि इस इशू पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है जिसकी वजह से यह हंगामा थम नहीं रहा है? और यही बात एलजेपी के चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि कंफ्यूजन इसमें है और इसमें एनडीए की जितनी पार्टियां हैं सबकी एक मीटिंग बीजेपी को बुलानी चाहिए, पीएम को इस पर एक मीटिंग बुलानी चाहिए। संजय सर्राफ साहब, देखिए, जहां सीएबी और सीएए की बात है उसमें देयर इज नो कंफ्यूजन। हम लोगों ने हर वक्त यही बात कहा, चिराग जी ने भी यही बात की है कि हम लोगों की एनडीए की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें से ये कंफ्यूजन जो क्रिएट जा रहे हैं अपोजिशन के माध्यम से पूरे देश में, अगर मैं अपोजिशन को आपके माध्यम से, कांग्रेस का साथी भी यहां पर बैठा है, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनके पास बिल के पेपर होंगे, मेरे मोबाइल में भी है, उनके पास भी बिल के पेपर, वो बिल में मेरे को दिखाया माइनॉरिटी का कहा नाम है। अगर माइनॉरिटीज का नाम है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज का नाम है, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। ये सब वो माइनॉरिटीज है जिनको वहां पर प्रॉब्लम्स हुई है, जिनके साथ वहां पर तकलीफें हो रही है। उन माइनॉरिटीज की पनाह की बात देने की बात है, लेने की तो बात ही नहीं। हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का उतना ही हक है जितना हिंदुस्तान के मेजॉरिटी का हक है। ये लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं देश में आगे उठाने के लिए। हम तो कहते हैं इनको, अगर ये हकीकत में देश संजय सर्राफ साहब, आपकी पार्टी भी तो इससे सहमत नहीं है। आपकी पार्टी, चिराग पासवान की तरफ से यही बयान आया कि लोगों में जो नाराजगी है, लोगों में जो कंफ्यूजन है, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। वो तो सबसे पहले चिराग पासवान जी ने ही बात उठाई कि हम लोग तो उसमें, हम लोग कहां मना कर रहे हैं, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन नाराजगी के बगैर हम लोगों ने कभी भी इसमें यह नहीं कहा कि यह गलत है, यह सही है। हमने सिंपल वे में कहा है, वो चिराग जी ने भी कहा, अगर आप उनके ट्वीट भी देखेंगे, पार्टी ने भी एक क्लियर स्टैंड लिया है कि जो माइनॉरिटी का जितना हक है इस देश में उतना मेजॉरिटी का है, उतना मेजॉरिटी का जितना है उतना माइनॉरिटी का है। और हमने ये तक बोला, इवन पासवान जी ने पहले हर वक्त से पिछले 50 साल की राजनीतिक कैरियर में उन्होंने जितना, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। हम आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिहाइशगाह में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके वारदात पर पहुंची हैं। एसपीजी रिसेप्शन एरिया में यह आग लगी है, जो रिसेप्शन का एरिया है एसपीजी का, वहां पर यह आग लगी है। और बताया जा रहा है कि 9 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर यह आतिशज़दी हुई है और वो तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह में आतिशज़दी हुई है, आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसपीजी रिसेप्शन एरिया में यह आग लगी है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह नहीं पता चल सका है कि यह आग कैसे लगी।
तो चलिए इस खबर से मुतालिक जैसे अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज हमारे प्राइम डिबेट का इश्यू यही है कि आखिर सीएए और एनआरसी के इश्यू पर आग क्यों लगी हुई है, या ये आग आखिर थम क्यों नहीं रही है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, मेरे साथ जितने पैनलिस्ट हैं, मैंने सबसे सिर्फ एक यही सवाल किया कि आखिर सीएए या एनआरसी के इशू ये थम क्यों नहीं रहा है। लगातार इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार इस पर मुजाहरे हो रहे हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, आपके यहाँ संजय सराफ जी बैठे हैं। कन्फ्यूजन जो है ये कांग्रेस पार्टी ने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया है, ये भाजपा। अभी भी आपने सवाल इनको पूछा लेकिन वो जवाब देने के लायक नहीं रहे। इनको ये मालूम नहीं है कि चिराग पासवान ने क्या स्टेटमेंट दिया, अमित शाह ने क्या स्टेटमेंट दिया और मोदी जी ने क्या सी। ये पूरे कंफ्यूज्ड हैं। मोदी जी कुछ बोलते हैं, अमित शाह जी कुछ बोलते हैं और बाकी जो स्पोक्सपर्सन है भाजपा के कुछ और बोलते हैं। मसला जो है कंफ्यूजन क्रिएट कहां से हुआ, मिसलीड कहां से हुए लोग। जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह बात की, जब लोग सड़कों पे तब आए जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह बात की कि अगर सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, उनको इजाजत है अगर उनके पास कागज भी नहीं हो, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हमें ये गांधी का मुल्क है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। हम रिफ्यूजी की बात नहीं करते। अरे मैंने आपके बीच में मत बोला, आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए फिर बोलिए। बात कंफ्यूजन की है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते थे और हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने लाखों की तादाद में लोगों को यहां बसाया, हमने रिफ्यूजी को पनाह दी, हमने रिफ्यूजी को यह नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, हमने रिफ्यूजी को एक इंसान के लिहाज से यहां पनाह दी। चाहे वो तिब्बती थे, चाहे श्रीलंका के हिंदू थे, पाकिस्तान के हिंदू थे, कहीं के भी थे, हमने इंसान को देखा। लेकिन इन्होंने जो है हरकत जो आज की है वो मुसलमानों को अलग रख के सबको बोला कि आप वेलकम हो, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। आज अमित शाह जी कहां हैं, कहां गायब हो गए जब सड़कों पे खूना खून हो गया, जब हमारे 30 लोग जो हैं शहीद हो गए। क्या अमित शाह जी इंतजार कर रहे थे कि लोग अपनी शहादत दें, उसके बाद वो कहें कि एनआरसी का कोई सीन नहीं है? ठीक है, मैं दिनेश जी, मैं फहद आपके पास आता हूं। उससे पहले दिनेश जी, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं, जो बात इससे पहले फहद ने कही थी कि आप अलग अलग जिस तरह से बयान आ रहे हैं सरकार के, जो पिछले दिनों अलग अलग बयान आए, पीएम साहब कुछ और कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, उसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो जो लीडर है बीजेपी के उनके बयान कुछ और हैं। कंफ्यूजन जब पैदा होता है जब इस तरह की बयानबाजी होती है। दिनेश जी, हुरैरा जी, किसी के बयान में कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है। समस्या है कि हमारा एंगल ऑफ विजन क्या है, हमारा चश्मा क्या है, हम कैसे चीजों को देखते हैं। अगर हमने लाल चश्मा पहना है तो दुनिया आपको लाल दिखेगी, हरा पहना है तो हरा दिखेगी। देखिए, 2-3 मूल अभी सवाल खड़े हुए हैं। हमारे अब्बास भाई ने भी कहा कि सार्वजनिक दल की बैठक, सभी दलों को, लोगों को बुलाना चाहिए, जो कंफ्यूजन हो दूर होना चाहिए। हुरैरा जी, अगर कंफ्यूजन है तो दूर हो सकता है, अगर कोई कंफ्यूज हो तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो तो ठीक नहीं किया जा सकता है। उसका एक ही चारा है, फिर आप बदलिए, चाहे जितने आप पलक बदलिएगा वो बल्ब नहीं जल सकता है। इस समय कांग्रेस पार्टी फ्यूज बल्ब की तरह है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं निवेदन ऐसे नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस जब चर्चा हो रही है, कांग्रेस जरा 30 सेकंड नहीं दिनेश सिंह जी, मैं नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। मैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि कांग्रेस फ्यूज बल्ब की तरह, कांग्रेस कहां प्रोटेस्ट कर रही है? यहां पर तो आप देखिए कि एक कॉमन लोग, इसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। जी नहीं, आपने एक सवाल बीच में जोड़ा था। आपने कहा था जब आग लगी हो तो बुझे कैसे। अरे जब आग लगी हो तो पानी डालने का काम किया जाता है। आग लगाई किसने? जरा बीच में नहीं बोला, आग क्यों लगाई आपने? या तो कहिए, हम भी बोलेंगे। जब आग लगी हो तो पानी डाला जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डालने का काम कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और मैंने ये कहा, मैं जो सवाल का जवाब दे रहा था, आपने कहा कि बाकी पार्टी के लोगों को बुलाकर बात करनी। जब पार्लियामेंट पर इस बिल में चर्चा हो रही थी हुरैरा जी, अगर किसी पार्टी के किसी भी सांसद को, किसी भी लीडर को कोई भी आपत्ति थी तो क्या पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल उठाया? अगर पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल उठाया तो माननीय गृह मंत्री जी ने नोट करके
एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। कोई भी ऐसा सवाल बता दीजिए, कोई भी पार्टी का लीडर आके कह दे कि हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा सीए के बिल पर, उस पर हमारे गृह मंत्री ने जवाब नहीं। ठीक है, अफजल अब्बास साहब आपका जवाब दे रहे हैं। दिनेश जी, अफजल अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं। मैं फाद आ रहा हूं उसके बाद। और अफजल अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं अफजल अब्बास साहब पार्टी का नाम लिया। अफजल अब्बास साहब आपको जवाब दे रहे हैं। पार्टी है, आपने गांधी जी का नाम लिया। गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पे देश के ठीक है, दिनेश जी अब सुन लीजिए, अफजल अब्बास साहब आपको जवाब दे रहे हैं। जी, जो 30 लोग मरे हैं, मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं। लोग मरे हैं वो कांग्रेस के लोग मारे गए थे, वो आम लोग मारे गए, गरीब लोग मरे हैं, जिस तरह जो 30 लोग मरे हैं वो आम लोग मरे, गरीब लोग मरे। आज आप क्यों मरवा रहे हैं गरीब लोगों को? मैं 30 सेकंड में अपनी बात करूंगा। आज सड़कों पे हिंदू मुसलमान एक हुआ है। राजनीति का कोई दिनेश जी बात हो गई। दिनेश जी मैंने 2 मिनट आपको दे दिया, बात हो गई। अब जवाब भी सुन लीजिए, जो बात आपने कही उसका जवाब सुन लीजिए, वरना डिबेट का फायदा क्या होगा? तिरंगा दिखेगा। दिनेश जी, डिबेट का फिर फायदा क्या होगा? सलमान निजामी मैं आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं। मैं अफजल अब्बास साहब का रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं। जी अफजल अब्बास साहब। दिनेश जी, जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता में जितने भी लोग बाहर से लोग आए हुए हैं उनको एक्सक्लूड कीजिए, सब लोगों ने वेलकम किया है कि वो जो भी शरणार्थी है, और इंसानियत की तकाजा यही था कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए थी और मिल भी गई। लेकिन सवाल सीए भी और सीए का सवाल नहीं है। कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, जो तशवीश में मुब्तला है लोग, वो एनआरसी को लेके है। एनआरसी को जो 19 लाख लोग जो अब आसाम में जो एनआरसी ज्यादा सीए कहीं अलग हो गया आपका। एनआरसी आपके इस मुद्दे पे हावी हो गया, क्योंकि लोगों को शक है कि ऐसा ना हो कि धर्म के आड़ पे वो 15 लाख 12 लाख सच्चाई है। एक पार्टी के नेता होने के नाते, एक हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते भी मैं कह रहा हूं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 14 लाख हिंदुओं को इसी आधार पे नागरिकता मिल जाएगी और 5 लाख जो आसाम में मुसलमान है वो शेल्टर होम में रहेंगे, डिटेंशन कैंप है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं। और सीए ये बिल्कुल बात है, अगर थोड़ा सा, क्योंकि ना मैं राज्यसभा का नेता हूं, ना एमपी हूं, ना एमएलए हूं, मैं इतना जरूर कर सकता कि अगर सिर्फ इतना कहा गया होता सीएबी में कि जो लोग भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित लोग आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, दी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये विवाद होता ही नहीं। क्योंकि बाइफर्केट करके जो कहा गया, बार कंफ्यूजन नहीं है, दरअसल कंफ्यूजन आम लोगों में पैदा किया जा रहा है। क्या सच्चाई यही है? क्या कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को? मेरा सीधा सवाल ये है, देखिए मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर समाज में मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो वो देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर देश की सरकार ही कंफ्यूजन पैदा कर रही हो तो देश के नागरिक फिर सड़कों पे उतर के उस कंफ्यूजन को अपनी लड़ाई से दूर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कहा गया कि सीएए इसलिए लाया गया है ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें लाया जा सके। सुनिए, यूएन के बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, अगर आप उन यूएन कन्वेंशंस के थ्रू ले आते तो आपको सीएए की जरूरत ही नहीं होती। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं वो आए, इस देश के मुसलमान अपनी बस्तियों और अपनी कॉलोनियों में उनको रखेंगे। ये लड़ाई इस बात की है ही नहीं, आप लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात आप मुझे ये बताइए कि यूएन कन्वेंशन के थ्रू उनको लाया नहीं गया। एक तमिल हिंदू जो श्रीलंका का है वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है, एक जो है रोहिंग्या मुस्लिम है वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है। ये मसला ये है ही नहीं। हम सीएए का इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस बिल के थ्रू हम उन तमाम लोगों की नागरिकता छीन लें जो सरकार से सवाल उठाते हैं। अब आप एक साहब हमसे जो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे थे कि साहब पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट में क्यों सवाल नहीं पूछा गया, तो मैं उन लोगों को एक बात बार बार बोलता हूं, पार्लियामेंट में इमरजेंसी भी पास हुई थी, आपकी उस वक्त की जो पार्टी थी उस पार्टी ने उसका विरोध किया था नहीं किया था। और ये जो चश्मा पहनने की बात हो रही है, इस देश की सरकार ने एक कलर का चश्मा पहन रखा है। हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार तिरंगे का चश्मा पहने, उसमें तीनों रंग हो, कोई एक रंग ना हो। और जब तक ये चश्मा हम उतार के नहीं फेंकेंगे और ये जो कांग्रेस और ये जो लेफ्ट और ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये लड़ाई इस देश के नागरिक लड़ रहे हैं, ये लड़ाई इस देश के छात्र लड़ रहे हैं। और कितनी शांति के साथ आप इस बात को देखिए,
उत्तर प्रदेश में पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप देखिए बड़ी बड़ी रैली हो रही है, लाखों लोग रैलीज में आ रहे हैं, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा नारा है डू नॉट वायलेंट एंड डू नॉट साइलेंट। अपने आप मुझे ये बताइए, संविधान ठीक है, मुझे फाद मेरे ख्याल से जितने सवाल थे सबके आपने जवाब दे दिए, सबको शामिल कर लिया आपने। मैं संजय सर्राफ साहब आऊंगा ब्रेक के बाद, रजा रिजवी साहब भी वेट कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो सवाल यही उठ रहा है कि शहरियत कानून पर आखिर एतबार का रास्ता कहां से निकलेगा। लोगों को जो एतबार नहीं हो रहा है, इसका रास्ता आखिर निकलेगा कहां से, इसी पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कानून पर जो हंगामा बरपा है, इस पर एतबार का रास्ता कैसे निकलेगा, कहां से यह रास्ता निकलेगा कि जो लोग इससे नाराज हैं, जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो भी एक तरह से मान जाएं। और क्या वाकई में सरकार इस तरफ पहल नहीं कर रही है? हालांकि सरकार बार बार जो चीजें हैं उसे साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एतबार में नहीं ले पा रही। सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर एतबार का रास्ता निकलेगा कहां से। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद संजय सर्राफ साहब आपके पास आऊंगा। संजय सर्राफ साहब, लोगों को एतबार नहीं हो रहा है, क्या ये सरकार एतमाद में नहीं ले पा रही, कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है? आखिर बात कहां पर रुक जा रही है, बात कहां नहीं बन पा रही है संजय सर्राफ साहब? देखिए, जब ये सीएबी से सीएए एक्ट क्लियर हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में एक माइंडसेट क्रिएट कराया गया। पार्लियामेंट में तो सभी अपोजिशन के लोग चुपचाप बैठे, उन्होंने अपनी अपोजिशन दिखाई, बट जो सड़क पर बात हो रही है वो पार्लियामेंट में किसी भी अपोजिशन लीडर ने कहीं पर भी खड़ा होकर ये नहीं बोला कि भाई इसके पीछे वो है, इसके पीछे ये है। आज जो एतबार की बात है, एतबार अगर करना है तो मैं समझता हूं इसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग लेनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन भी बैठनी चाहिए, हमारे भी जो एनडीए के पार्टनर्स है सब लोग साथ में बैठेंगे और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं, ये पूरे देश का मसला है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती पहले से ही यही रही है कि अगर मुस्लिम की कोई तकलीफ है तो हिंदू ने उसको उठाया है, अगर हिंदू की कोई तकलीफ है तो मुस्लिम ने उठाया है। आज जो ये हिंदू मुस्लिम अलग अलग बटाया जा रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन के माध्यम से एक इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं समझता हूं कि इसको खुले दिल से, खुले दिमाग से हमें सब जगह बैठ के खुलकर बात करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भी कोई भी साथी है, सब पढ़े लिखे हैं। आज कोई भी साथी ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग जो भी बोलेंगे वो बात सुनेगा। इंटरनेट ओपन करके 5 मिनट में वो देख सकता है इस बिल में क्या है, इस बिल की सुविधाएं कहां है, फैसिलिटीज कहां है, डिफिकल्टीज कहां है, माइनॉरिटी का कहां पर है, वो मुसलमान का नाम कहां पर है, वो तो कहीं पर भी नहीं है। मैं कहीं पर किसी को सपोर्ट और अपोज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस बिल को कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां उर्दू में छापी जाए और वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में, जो वो बिल को पढ़े और समझे कि बिल क्या है, प्रैक्टिकल शेप में वो समझेंगे ये बिल क्या है। क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई जो देश में है वो उर्दू नोइंग है, उर्दू को बहुत समझते हैं और अच्छी खूबसूरती से पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ये उर्दू के माध्यम से उनके सामने ये पेपर डाला जाए। अगर फिर कंफ्यूजन कोई क्रिएट करेगा उसको वो दिखाएंगे भाई इस बिल में ये है, जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की दिनेश सिंह जी। देखिए, अफजल अब्बास साहब हो या संजय सर्राफ साहब, दोनों पार्टियां, एलजेपी भी और जेडीयू भी, दोनों सहयोगी पार्टियां, अलायंस पार्टियां बीजेपी की, और दोनों पार्टियां शुरू से ही इनकी मांग रही है। चाहे हम नीतीश कुमार जी की बात करें, उन्होंने कहा कि एनआरसी तो हम बिहार में लागू होने ही नहीं देंगे, और इसके अलावा एलजेपी से आवाज उठी कि भाई इस पर मीटिंग बुलाई जाए। वही बात संजय सर्राफ साहब ने कही, जो आपके अपने हैं वो भी एक तरह से इस पर राजी नहीं है। दिनेश सिंह जी, नहीं, हमारे राजी हैं, वो कह रहे हैं बात होने। हम कह रहे हैं कि अगर किसी दल के किसी नेता को बात करनी है तो क्या वो बात करने के लिए आया, हमारे दल के किसी नेता ने बात नहीं किया। देखिए, दिक्कत बहुत अच्छी बात रजा रिजवी जी ने कही थी कि जब कंफ्यूजन हो तब तो दूर किया जाए। हमारे मित्र दलों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, समस्या यहाँ कंफ्यूजन है, जब भी तो सवाल उठ रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दिनेश जी, कंफ्यूजन है, जब भी तो सवाल संजय सर्राफ साहब ने भी उठाया और अफजल अब्बास साहब ने भी सवाल उठाया। ये क्रोनोलॉजी समझाई थी, नहीं समझाई थी कि पहले सीए आएगा, इस देश में आसाम में एनआरसी लागू हो गया, शांति बनी रही, कंफ्यूजन बोल के ट्रिपल तलाक जैसे कुरीति को दूर कर दिया गया।
कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट किया है। समस्या ये है अपने देश में संविधान और मनु जो आप स्थापित करना चाहते हैं संविधान की जगह, उसके लिए ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया है। आप इनसे पूछिए अमित शाह जी ने क्रोनोलॉजी बताई थी या नहीं बताई थी? भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ कैसे चला जा रहा है, इनको तकलीफ इस बात की थी जो हमेशा धर्म की को में आग लगाकर अपनी रोटी को सेके हैं, सियासत की रोटियों को सेके हैं, तकलीफ उनको हो रहा है। अरे इनके कंफ्यूजन एक हमेशा खड़े होते रहे किसके साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटा, फिर इन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन किया, फिर सोनिया गांधी जो मौजूदा मसला इस पर मेरे ख्याल से फोकस किया जाना चाहिए। संजय सिंह, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े दिनेश जी आग लगाने वाले दिनेश जी, ये बहुत जरूरी है। आप एक बार बैठकर तो कहिए कि ये बिल जो है किसी की नागरिकता नहीं ले, आप अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह गैंग हो गए कि नहीं। अरे एनआरसी की बात हुई जिसकी चर्चा अभी अब्बास जी ने किया, हमने जो भी किया वो संसद में चर्चा करके गया, चाहे 370 चाहे 35 से। हमने असम में एनआरसी लागू की चर्चा करके, हमने ट्रिपल तलाक हटाया चर्चा। अरे देश में अगर एनआरसी लागू होगी तो चर्चा होगी। अभी जिसकी बात ही नहीं है, कान को कौवा ले गया आप दौड़ा लिए। अरे पहले अपने कान को तो टोइए। सलमान निजामी साहब देखिए, बीजेपी बार बार यही बात कह रही कि जब एनआरसी लागू होगा तो उस पर चर्चा होगी। उस पर रविशंकर प्रसाद जी ने भी यही बात कही कि जब एनआरसी लाएंगे तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन अब बात यह हो रही कि एनपीआर जो आ रहा है ये पहला स्टेप होगा एनआरसी का। तो क्या जो बात दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन तो क्रिएट किया जा रहा है, कंफ्यूजन है नहीं, ये क्रिएट किया जा रहा है। नहीं बोला, मेरी बात भी सुनी जाए। जी जी, कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई क्लर्क नहीं बोल रहा है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहा है, स्टेटमेंट में ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि एनआरसी लागू होगी पूरे देश में और चुन चुन के लोगों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? हमने किया। और फिर धमकाया, डराया और ये तक कहा हमें आपत्ति नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो 5% हमारे देश की जीडीपी है, कौन बांग्लादेश से आएगा यहां? बांग्लादेश तो हमारे से आगे जा रहा है, उसकी जीडीपी 8% है। पाकिस्तान ने मना कर दिया, बांग्लादेश ने मना कर दिया। आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, 200 लोग मर गए और फायदा क्या हुआ? कश्मीर में 370 लाया, आज भी कश्मीर के लोग जो हैं मायूस हैं। कौन खुश है वहां? आज आपने लाया, ये एक्ट लाया, 30 लोग हमारे मारे गए, 30 लोगों की जान चली गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एनआरसी जो है इसका सवाल नहीं। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि 30 लोग हलाक हो जाएं, उसके बाद वो सामने आए और कहे एनआरसी पे अभी चर्चा नहीं होगी? उन्होंने पहले क्यों नहीं क्लियर किया? और लोगों का इस वक्त जो आक्रोश है वो जायज है, क्योंकि ये सीए के साथ इन्होंने खुद नोटिफिकेशन इशू किया है कि सीए और एनआरसी का डायरेक्ट लिंक है। ये होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। इसलिए ये लोग चाहते हैं, क्योंकि ये बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि इनकी हालत जो है महाराष्ट्र में खराब हुई, झारखंड में खराब हुई, इनके पास कुछ नहीं रहा। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करना चाहते हैं। हम लड़ रहे हैं या आम लोग लड़ रहे हैं, इसमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जो 30 लोग मरे वो आम लोग हैं। उन्होंने जाने इसलिए दी क्योंकि वो अपनी पहचान के लिए जान दे रहे हैं, ना कि आसाराम बापू के नाम पे। लोग पत्थर नहीं उठाते आसाराम बापू के लिए। ठीक है, अब दिनेश जी जवाब दे रहे हैं, सलमान निजामी साहब सुन लीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, यही तो अफसोस है कि इसमें कोई लीडर नहीं मर रहा है। इसमें कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर मर रहा है। आप तो चाहते हैं गरीब लोग नहीं बोला ना, मैं कोई लीडर नहीं मर रहा है। दिक्कत यही है कि आप आग में पेट्रोल फेंक के आप भाग जाना चाहते हैं। आपको दिक्कत यही हो रहा है कि देश का मुसलमान खुशहाल कैसे है। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे बोलता नहीं हो, या तो कहिए, आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, फिर जान लीजिए वो दिक्कत क्या हो रही है। आप देख रहे हैं कि देश में अमन चैन कैसा हो रहा है। अरे गरीब लोग मारे गए, आपको तकलीफ यही है, सैनिक शहीद होते हैं, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आदमी शहीद नहीं होता। कौन कह रहा था लाने के लिए? कांग्रेस पार्टी। एनआरसी कौन कह रहा था लोगों का आपने गला जोड़ दिया है इस देश में। आपने कहा, आपने गरीब लोगों का गला जोड़ दिया है। इसकी इज्जत में गरीब लोग आएंगे, अमीर नहीं आएंगे। जो विकास लोगों को लाइनों में खड़ा करके उनको मजबूर करते हो कि वो जाने दे अपनी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, आपने लोगों की जाने ली है। बंटवारा किया, करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। 84 के दंगों में लाखों लोग मारे गए। वो आपके लोग थे ना उसमें।
कौन था? तब भी आपके लोग थे। किसने कराया? आज भी आपके और लोग प्रियंका थे। गांधी वेस्ट बंगाल में सीए आपके लोग के पकड़े खिलाफ गए। जब इंडिया गेट पर जो बैठती है मुसलमानों तो की 84 के टोपी दंगों का दंगे कर आरोपी रहे हैं आज भी। जगदीश टाइगर ठीक है, वहां ठीक है, पहुंचा। लोग हैं। समझ नहीं आती अब कांग्रेसियों डिबेट को। डिबेट दंगों डिबेट का की बात आरोपी करेंगे। मैं आता फहद है आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, नहीं दिनेश जी मेरे ख्याल से बात हो गई। मेरे ख्याल से बात हो गई। सलमान निजामी बात हो गई। मैं आप फहद आपके पास आ रहा हूं। तलाक फहद जो बार-बार जो बात डिबेट में की जा रही है, दिनेश जी हो गई बात। दिनेश जी बात हो गई। मैं दोबारा से आऊंगा। दिनेश जी बात हो गई। अब दूसरे को मौका दीजिए। सलमान निजामी साहब बात हो गई। थोड़ा सा ऑडियो लोग का डाउन कर दिए। एक ही जगह बैठे शायद मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं लोग। मैं फहद आपके पास आना चाहूंगा। फहद जो बार लगातार जो बात दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि अपोजिशन कहीं ना कहीं एक तरह से गुमराह कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपने कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट आप लोगों ने कराए, क्या वाकई में आप लोगों की इन रैलियों में, इन प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में क्या अपोजिशन के लीडर होते हैं? उसमें क्या शिवसेना उसमें शामिल होती है? एनसीपी और कांग्रेस के लीडर क्या उसमें शामिल होते हैं? देखिए, मैं साफ तौर पे इस बात को वाजे कर दूं, जितनी बड़ी रैली हमने अगस्त क्रांति मैदान में की, जितनी बड़ी आजाद मैदान में हुई, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इतनी बड़ी रैली करा के दिखा दीजिए। ये जनता का आंदोलन है। ये देखिए, ये पुरानी चाल है। अंग्रेजों ने जब हमारे देश के लोग सड़कों पे उतरते थे तो अंग्रेज कहते थे इन्हें गुमराह किया जा रहा है। आपको लग रहा है इस देश की जनता गुमराह हो सकती है? ये कम्युनिकेशन का एज है। हम लोग प्रोपेगेंडा पे नहीं चलते हैं, जिस तरह अमित शाह जी कहते हैं कि हम हर झूठा मैसेज और हर सच्चा मैसेज वायरल करा सकते हैं। आप मुझे एक बात का बिल्कुल मुझे यहाँ पे जवाब चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट किया किसने है? ये बार बार कंफ्यूजन बोल के हमारे आंदोलन को डिलेजिटिमाइज किया जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस है, यहाँ पर मरने मारने की बात एक हमारे साथी कर रहे थे। अरे ये गांधी का देश है, हम लोग पीसफुल उन तमाम, आप बैठिए, आप मुझे ये बता दीजिए हम देश के नागरिक हैं या नहीं है? जो लाखों लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? तो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री के होने के नाते आप एक बार हमें बुलाइए। भाई अंग्रेज भी तो बुला लेते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अरे आप हमें एक बार बुलाइए, बैठिए। इस देश के छात्र और इस देश के युवा आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपने देश के संविधान को झकझोरा है और उसको जो है एक किनारे लगाने की कोशिश की है। इस देश का युवा सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि अब हम किसी भी तरह से धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे। जितने भी आंदोलन हुए सब में तिरंगा होता है, जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें जनगण मन गाया जाता है, जितने भी आंदोलन हुआ है उसमें जय हिंद के नारे लगते हैं। ठीक है दिनेश जी, बहुत मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, बहुत जल्दी रिएक्शन आप दे दीजिए। फिर मैं अफजल अब्बास साहब भी वेट कर रहे हैं और रजा रिजवी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। फहद आपका जवाब आ रहा है। दिनेश यही तो अफसोस है कि एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ में माचिस है। आप कह रहे हैं कौन? अभी एक वीडियो सामने आया था, कांग्रेस के एक प्रदेश के लीडर कैसे कहते हैं कि आप पेट्रोल और माचिस तैयार रखिएगा, जब हम कहेंगे तो काम करिएगा। ये क्या चरित्र है? उसी आपके शांत, किसने मना किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीका प्रदर्शन कीजिए, आपकी कोई बात है तो उसको मेरे तक आप पहुंचाइए। लेकिन सिर्फ आप हाथ में झंडा लेकर और माचिस और पेट्रोल लेकर घूमेंगे, आपके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान में जाकर अपना चुनाव प्रचार करवाती है, उससे आप अपेक्षा रखते हैं? हम लोग उसे जो हमेशा अलगाववादियों के साथ खड़े होती है, आप मौका क्यों देते हो? खड़े होती, आप ये बोला कि राष्ट्रीयता की बात शुरू कर दिया, उनसे आप राष्ट्रीयता की बात जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। सोचा उसको भारतीय देश जनता की पार्टी जनता ने पूरा कांग्रेस के किया। साथ है ना? दिनेश सिंह जी आपके साथ नहीं। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूरा दिनेश कर सिंह रही है। जी जो बात आप फहद कह रहे थे कि बुलाकर क्या बात नहीं हो सकती है, क्या बैठकर इस इश्यू पर बात नहीं कर सकती है सरकार? लास्ट पर होगा। दिनेश जी जो बात फहद कह रहे थे कि क्या बैठकर इस पर सरकार बात नहीं कर सकती है? जब इतनी नाराजगी लोगों में, इतनी मुखालफत लोग कर रहे हैं, तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? हम बैठकर आपके साथ बात नहीं करें, हम तो कर रहे हैं ना। क्या कंफ्यूजन है आप बताइए? कहां एनआरसी की बात हो रही है आप बताइए? क्यों कंफ्यूजन? मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी के छात्रों का डेलीगेशन बुलाया, अमित शाह एक बात करता है, लोगों का डेलीगेशन बुलाया, जो लोग आप कर रहे हैं, आप उनका डेलीगेशन बुलाइए। आप मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप महाराष्ट्र का हमारे डेलीगेशन बुलाइए, हम प्रधानमंत्री जी को समझाएंगे। आप इसी तरह हर डेलीगेशन बुलाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आइए बैठ के बात करते हैं और ये आप जो कंफ्यूजन दूर करते हैं। ठीक है मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं।
हम भी अमन चाहते हैं। जी, जी। बात करिए ठीक ना। है दिनेश जी बात हो गई, मैंने मौका दे दिया। सलमान निजामी साहब, मैंने मौका दे दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। रजर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं और वो सबको सुन रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि रजा रिजवी साहब को सभी लोग सुन लें। रजा रिजवी साहब, जो मैंने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि आखिर एतबार का रास्ता कहां से निकलेगा, अब इस पर तो हम रजा रिजवी साहब देख रहे हैं कि इस पर तो सियासत बढ़ती जा रही है, और जब सियासत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग अवाम गुमराह होंगे और जो कंफ्यूजन है वो और बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी बात फहद ने कही कि इस पर क्या बातचीत बैठकर नहीं हो सकती, इस पर तो बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बातचीत की बात बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी सर्राफ साहब ने जो बात कही है, मैं उस पर अबू हुरैरा साहब आधे सेकंड में बात कह दूं। जी। इन्होंने कहा कि साहब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उर्दू में पर्चे बंटने चाहिए और जाने चाहिए। मैं आपके इसमें दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने उर्दू में ये पर्चे छपवाए हैं। शहरियत तरमीम एक्ट ये छपवाया है, और ये जो है मुस्लिम एरिया में उर्दू अखबारों में, हिंदी अखबारों में रख के बांटे गए हैं। कम से कम 50 लाख बांटे गए हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उर्दू में पंपलेट छपे हैं। और ये और अरे बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, कंफ्यूज मत बैठिए, मुसलमानों को कंफ्यूज मत कराइए, मुसलमानों को पिटवाइए मत, मुसलमानों को ये देखिए हिंदी में बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, डिबेट अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। एक एक करके बात कीजिए। मैं फहद आ रहा हूं, दिनेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं नहीं एक एक करके, ठीक है। रजा रिजवी साहब बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मैं दिनेश जी आपके पास हूं। रजा रिजवी साहब बात पूरी कर लें। जी सुनिए, जी आप सुनते नहीं हैं। नहीं रजा रिजवी साहब डिबेट पर आ जाइए। ठीक है सलमान निजामी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। ठीक है रजा रिजवी साहब, जल्दी सर बात पूरी कर लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बांटे गए हैं पंपलेट कि कंफ्यूजन दूर हो, लेकिन ये विपक्ष के लोग कंफ्यूजन दूर होना नहीं देना चाहते। अरे कंफ्यूजन 70 साल से मुसलमानों को गुमराह करके रखा है इन लोगों ने। अरे पुलिस कांग्रेस ने जो है सच्चर कमेटी बनाई, जनराजन कमेटी बनाई और मुसलमानों को बेइज्जत करके रख दिया। दिनेश जी आप तो खामोश रहिए, रजा रिजवी साहब तो आपकी बात रख रहे हैं। दिनेश सिंह जी आप सुन लीजिए, रजा रिजवी साहब तो आपकी की बात रख रहे हैं। जी एनआरसी घुसेड़ रहे हैं। अब बात आज सीए की, सीए में क्या है, 3 पन्ने का सीए है। किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है सीए से। मैं दावा करता हूं देश दुनिया के मुसलमानों को और न्यूज़ 18 से एक एक करके बात करिए। मैं सबसे इसी वजह से शुरू में मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी कि योगी सरकार एक एक करके बात करिए। ये रजा रिजवी साहब बात पूरी कर ले, मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं आपके पास। जी समझाया है, आलिम दिनों के पास ये पंपलेट पहुंचे हैं, मौलानों को पंपलेट उर्दू के दिए गए हैं, और ये उर्दू के पंपलेट जब मुसलमानों के पास पहुंचे तो उन्होंने समझा कि सीए क्या चीज है, गुमराह किया सीए के लिए विपक्ष के लोगों ने। ठीक है, मैं फहद आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, जिस तरह से रजा रिजवी साहब कह रहे थे कि सरकार हर तरह के कदम उठा रही है लगातार, ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर, तो वो चीज समझाई जाए। लेकिन कमी कहां पर रह जाती है अफजल अब्बास साहब, जो मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था, क्योंकि अब इस पर सियासत शुरू हो रही है धीरे धीरे। अब इस पर अपोजिशन और सरकार के दरमियान में एक तरह से सियासत शुरू हो रही है। क्या ऐसे में कंफ्यूजन और बढ़ेगा? देखिए अबू हुरैरा साहब, जाहिर सी बात है कि हमारे दोस्त संजय शाह ने भी जो एक प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट को चाहिए भी था और गवर्नमेंट ने किया भी कि इसको आम फाम तरीके से ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया जाए, तो कम से कम जो लोग समझ नहीं पा रहे क्या है, क्या सीए क्या है, सीए भी क्या है। मैं बारहा में कह रहा हूं कि सीएए एक्ट बन के जाहिर सी बात हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हर नागरिक, किसी मजहब का मानने वाला, जो लोग भी शरणार्थी आए हैं, उनसे किसी को मुखालफत है ही नहीं, न करनी चाहिए। जाहिर सी बात है मुल्क में आए, उनको
को नागरिकता दिए, शेल्टर दिए हुए हैं तो नागरिकता मिलनी चाहिए। इसमें कहीं किसी को फिर मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात से वो दिनेश जी एडमिट करें या ना करें, कंफ्यूजन इसी आड़ में कुछ देखिए स्टूडेंट लोग सामने आए, एहतजाज करना सबका हक है आईन के मुताबिक, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई आग में घी डालने का काम लोगों ने किया, इससे भी इनकार नहीं किया जाता है कि और ये स्टार अंगेज तकरीरें भी हुई हैं, कहीं कहीं झड़प भी है, पुलिस वर्सेस अवाम भी हुई है। मसला सिर्फ ये कि CAA आज के डेट पे, मैं फिर कह रहा हूं आपके, CAA आज जो है फौत हो चुका है और ये NRC और NPR की बात उठ रही है अब। तो कहीं ना कहीं NRC के से ज्यादा लोग खौफजदा है, CAA से मुसलमान खौफजदा यहाँ पर नहीं है, या हिंदुस्तान मुसलमान ही नहीं। मैं आज पढ़ रहा था किसी कहीं पढ़ा था कि बिहार के कम से कम या बिहार या यूपी के 20,000 आसाम के एक हिंदू लोग हैं जो NRC के शिकार, वो अपने अपने घरों के अपने बाप एड्रेस खोजना चाह रहे हैं कि कहां में पैदाइश क्या है। तो ये सब कंफ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं हो कि CAA के चक्कर में NRC लागू कर दिया जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही है और इसको क्लियर करना पड़ेगा। संजय सराफ साहब बिल्कुल, बात कंफ्यूजन की होती है तो उस वक्त समझ में आता है कि अगर अनपढ़ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, जो पढ़े लिखे नहीं तो समझ में आता है। हमने देखा कि इसके खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट और एहतजाज जो मुल्क की हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां पर शुरू हुआ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसके अगेंस्ट हैं। नहीं 10 सेकंड मुझे और चाहिए। जी अफजल बात जल्दी से साहब, जी 10 सेकंड मुझसे और चाहिए, 10 सेकंड। जहां तक NRC का सवाल है, बगैर स्टेट कंसर्न लिए हुए मुमकिन नजर नहीं। आज आपने भी कहा और मैंने भी अखबारों में पढ़ा, रविशंकर जी ने बात कही कि हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, सरकार से वह बात कीजिए, उसके आगे पहल की जाएगी। तो देखिए बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस तो आ रहा है। हम लागू करेंगे फिर बात करेंगे, यही सब बातें इस तरह की जो हो रही हैं केंद्र सरकार द्वारा या हमारी तरफ से या आपकी तरफ से, ये एक समाज में गलतफामियां पैदा कर रही है। बिल्कुल। संजय सराफ साहब मैं सिर्फ 30 सेकंड, जो बात बार हो रही कंफ्यूजन की या लोग ये समझ नहीं पा रहे, मेरा सवाल सिर्फ इतना कि ज्यादातर हमने देखा कि पढ़े लिखे लोग ही एक तरह से सड़कों पर उतरे, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे, फिर ऐसे में कंफ्यूजन कहां? जो लोग इसे समझ रहे हैं वही लोग ज्यादातर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस्मती है कि हमारा जो कुछ यूथ है जिनका माइंडसेट जो ऑलरेडी जब सबको पता है, पूरे आवाम को पता है, पढ़े लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माइंडसेट क्रिएट किया गया है, उनको ये समझना चाहिए वो जो यूथ ये कर रहा है, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप समझिए, चाहे हम इसको सही माने या गलत माने, जो भी मेरी संपत्ति को गलत तरीके से आग लगाएगा, जलाएगा या गलत तरीके से करेगा, जो भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसके नाम पर आएगा? चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अगर मैं कहीं पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, उस प्रोटेस्ट के दाएं बाएं लेफ्ट राइट में कहीं पर भी कोई गाड़ी जलाई जा रही है, ऑटोमेटिकली आई एम द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये एक जो माइंडसेट उसके नाम पर जो क्रिएट किया गया, मैं उन सब साथियों से, उन सब यूथों से, उन सब स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, उनको सब पता है CAA क्या है, CAB क्या था, CAB जो बात संजय सराफ साहब कह रहे हैं कि अगर समाज में इसी तरह से प्रोटेस्ट और हंगामा अगर होता रहा या लगातार एहतजाज होता रहा तो समाज पर भी कहीं ना कहीं निगेटिव असर पड़ेगा इसका। देखिए, जहां पर NRC की बात है, अगर NRC की हम लोग बात करते हैं, हमारी भी पार्टी वहां पर है। NRC ऐसे नहीं है। संजय सराफ की बात होगी, मैं दिनेश जी उसके बाद आ रहा हूं। आप जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऐसे NRC कहीं पर है नहीं, NRC कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, देखिए मैं कंफ्यूजन नहीं चाह रहा, देखिए ये बीच में नहीं ठीक है। संजय सराफ साहब, संजय जी बात हो गई जी, फात कंटिन्यू कीजिए जल्दी से, मुझे दिनेश जी के पास जाना है, टाइम कम है जी। चिराग जी ने भी बोला कि उन्हें ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा कम कर जी। फात कंटिन्यू कराइए, आप कंटिन्यू कीजिए फात। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि देश में कंफ्यूजन हो, खत्म हो, ये प्रोटेस्ट रुक जाए, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आए हैं, आज न्यूज 18 उर्दू का मैसेज के थ्रू में ये मैसेज देना चाहते हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो 3 नोटिफिकेशन के साथ आए।
पहला नोटिफिकेशन ये कि ये जो हमने परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लाने की बात की है वो हम श्रीलंका से भी लाएंगे और सारे नेबरिंग कंट्रीज से लेके आएंगे और उन्हें मुसलमान अपनी बस्तियों में जगह देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। दूसरा नोटिफिकेशन ये लेके आए कि एनपीआर हम नहीं होने देंगे, देश की जनता ना डरे और बातें ना करें, क्योंकि वो बातें तो उन्होंने पहले भी बहुत की थी, अब उनकी बातों पे भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा था कि 50 दिन में मैं डिमोनेटाइजेशन में सब कुछ सही कर दूंगा, उन्होंने किया नहीं। तो अब देश की प्रधानमंत्री की बातों पे नहीं, उनके काम पे हमें यकीन होगा। वो साफ साफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नोटिफिकेशन ले आए। एक कि हम सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो तमिल हिंदू हो, उनको भी लेंगे। दूसरा वो ये नोटिफिकेशन लाए कि एनपीआर का प्रोसेस हम पूरी तरीके से रोक देंगे। तीसरा वो ये नोटिफिकेशन लेके आए कि एनआरसी इस देश में नहीं होगी। बात खत्म। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के दिनेश जी देखिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ये हंगामा बर्पा जो है ये इसको खत्म करने के लिए एक सुझाव दे रहे हैं फहद। ठीक है, अब फहद सुन लीजिए, दिनेश जी जवाब दे रहे हैं। जी, एक चीज दिक्कत क्या है, मैं एक लाइन में पहले का जवाब दे दूं, फिर बहुत अच्छा सवाल फैज जी का है। जी। लोगों ने कहा कि कंफ्यूजन है। जितने प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं, आप उनसे पूछिए, उनको पता ही नहीं कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा उकसाई गई भीड़ है। दूसरी बात, जिसकी बात कर रहे थे, जामिया के बच्चे थोड़े प्रदर्शन कर रहे थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी। 800 बीसी ने प्रेस करके कहा 800 कुछ ताकतें कर रही हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बेबात मत कीजिए। आप वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम नहीं आता और पूरे देश पर वंदे मातरम थोपते हैं। आप बेकार की बात मत कीजिए, आप मुद्दे पे आइए। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप मुद्दे पे आइए, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप मुझे यहाँ पर अश्योर कीजिए कि कल प्रधानमंत्री जी ये तीनों चीजें करेंगे। हम पूरे देश की जिम्मेदारी लेते हैं कि देश में कोई जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे लोगों को जवाब की जरूरत नहीं ना। नहीं ठीक है, दिनेश जी जवाब दे दीजिए। सुन रहे वापस ले ले भाई, दिनेश जी नहीं ठीक है, फहद अब जवाब तो सुन लीजिए, फहद जवाब सुन लीजिए लास्ट में। ठीक है, प्रधानमंत्री वापस ले ले। ठीक है, रजा रिजवी साहब कहने से प्रधानमंत्री वापस दिनेश जी जवाब दीजिए। वहाँ इनसे काबिल लोग बैठे हैं भाई, लोकसभा राज्यसभा में फैज से काबिल लोग बैठे हैं। बिल पास हुआ है, बस ये कहें कि वापस ले लो, वापस क्यों ले ले प्रधानमंत्री, इसको स्वीकार किया है। करोड़ों करोड़ की संख्या में। नंबर 2 चीज, तीसरी चीज, एनपीआर का प्रोसेस क्यों रुकेगा? लोकसभा और राज्यसभा में पास हुई थी। मैं कितनी बार एक बात बालूं, आपकी पार्टी ने बीजेपी। ठीक है, लेकिन बात फिर वहीं पर घुमा कर आती है कि सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। आवाम को एतमाद में लेना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आवाम में कोई कंफ्यूजन है, अगर आवाम में भरोसा नहीं है इस चीज को लेकर, तो सरकार की जिम्मेदारी कि आवाम को एतमाद में लिया जाए। जाहिर सी बात है, एक पहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने की है, सोशल मीडिया के जरिए वो अब लोगों में एक बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से और भी कदम उठाने की जरूरत है। जो बात आज पैनल में डिबेट में की गई कि जो लोग नाराज हैं, जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे बात भी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कदम ये भी उठाया जा सकता है। जो लोग चाहते हैं कि उनसे बात हो, सरकार उसके लिए भी कुछ काम करे और ऐसे लोगों से बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर्राफ साहब, अफजल अब्बास साहब, दिनेश सिंह जी, सलमान निजामी साहब, फहद अहमद और रजा रिजवी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।